कितना बिगाड़ेगा बीवी को। एक छोटे से शहर में विनीता अपने पति आनंद के साथ रहा करती थी। उनके दो बेटे थे, राजन और उत्तम। राजन की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी का नाम था पूनम, लेकिन उत्तम की अभी शादी नहीं हुई थी। अरे पूनम, कहाँ रह गई तुम? यहीं तो हूँ मैं, क्या हो गया आपको? यहीं हो तो मुझे नाश्ता दे दो, मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, मुझे जाना है जल्दी। हाँ दे रही हूँ ना, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे तुम समझती नहीं हो, जल्दी करनी पड़ती है। आजकल ऑफिस में बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, अगर मैंने सही समय पर पंच इन नहीं किया तो मेरी सैलरी कट जाएगी। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तब तो मैं जल्दी से खाना लेकर आती हूँ, आप बैठो। पूनम किचन की तरफ भागी, लेकिन तभी विनीता वहां आ गई और बोल पड़ी, इतनी छोटी छोटी बातें भी तुझे समझ में नहीं आती क्या? अरे मेरे ध्यान से उतर गया था मम्मी जी। हाँ तो ध्यान से क्यों उतर गया था? नहीं उतरना चाहिए। अब मेरा मुंह क्या देख रही है खड़ी खड़ी? जल्दी जाओ और नाश्ता बना कर ला। चलिए भाभी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हाँ देवर जी, अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और अभी चाय भी बनानी बाकी है, पराठे भी बाकी है। आप चाय बना दीजिए, पराठे मैं बना लेती हूँ। ठीक है भाभी। पूनम और उत्तम किचन में चले गए और नाश्ता बनाकर ले आए। सभी लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। पूनम ने गर्मा गर्म पराठे, अचार और चाय परोसी। विनीता ने जैसे ही पहला कौर मुंह में रखा, उसने उत्तम की ओर देखा और सवाल दाग दिया, उत्तम बेटा, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? सब बढ़िया? अरे मम्मी बहुत अच्छा, इस महीने तो टर्नओवर भी डबल हो गया है। अब तो नया एम्प्लॉय भी रखने की सोच रहा हूँ, बस आपकी दुआ है। वाह, छोटा भाई होते हुए भी बड़ा आदमी बन गया तू, बहुत बढ़िया। सच में देवर जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप तो मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, मेरा छोटू ही घर का असली चिराग बनेगा। देख लिया आनंद जी? हाँ भाई हाँ, मेरा बेटा तो शेर है, शेर। भाई अब तो हमसे भी बढ़कर कमाएगा। उत्तम की तारीफ सुनकर राजन की आंखों में हल्की जलन की चमक उभर आई। उसने जोर से चाय का घूंट भरा और गर्म चाय से उसकी जीभ जल गई। ये चाय इतनी गर्म क्यों है? पूनम, तुमने देखा नहीं? अरे मैंने तो बिल्कुल सही बनाई थी, आपको ही जल्दी थी ना। थोड़ा आराम आराम से चाय पियो। राजन तमतमाते हुए उठ खड़ा हुआ। बस मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए तो, नाश्ता तो पूरा कर लीजिए। नहीं, भूख नहीं है मुझे अब। राजन गुस्से से घर से बाहर निकल गया। बाकी सभी लोग हक्के बक्के रह गए। राजन के जाने के बाद सबने चुपचाप नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। पूनम किचन में सफाई करने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे कपड़े भी धोने बाकी हैं। वो उत्तम से बोली, देवर जी एक काम करेंगे? बोलिए भाभी, आज्ञा कीजिए। बस मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए ना, मैं बाकी का काम निपटा कर मशीन चला दूंगी। इतना सा काम? अरे भाभी, ये कोई कहने की बात है, बस कपड़े ही डालने हैं ना। उत्तम ने ना सिर्फ कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, बल्कि उन्हें धोकर सुखाने तक का पूरा काम कर दिया। थोड़ी देर बाद जब पूनम फ्री हुई और मशीन के पास गई तो उसने देखा कि कपड़े धुल चुके थे और बाहर सुखाने के लिए टंगे हुए थे। वो ये देखकर दंग रह गई। हे भगवान, देवर जी आपने कपड़े भी धो दिए? अरे हाँ भाभी, मुझे लगा आपको और भी काम होंगे तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी कर दूँ। वाह, आपकी पत्नी तो आप पर फिदा रहेगी। इतनी मददगार आदतें तो मैंने किसी में नहीं देखी। सही कहा पूनम, मेरा छोटू तो हर किसी का सहारा है। और सच में, क्योंकि मेरे पतिदेव तो एक ग्लास भी उठाकर नहीं रखते। उत्तम और विनीता जोरों से हंस पड़े। उसी रात की बात है, डिनर हो चुका था। पूनम और विनीता बर्तन समेट रही थी, लेकिन उत्तम ने भी आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। उसने जल्दी जल्दी सारे बर्तन समेट कर किचन में रख दिए। पूनम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। देवर जी, आप तो हर काम में आगे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझे देवर नहीं ननद मिल गई है। बल्कि ननद भी शायद नखरे दिखाती, पर आप नहीं दिखाते। भाभी मैं क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। काम निपटाकर उत्तम सीधे विनीता के कमरे में गया। विनीता तकिए के सहारे बैठी थी और जैसे ही उत्तम को अंदर आते देखा, हैरानी से पूछ बैठी, बेटा कुछ काम था ऐसे अचानक? अरे नहीं माँ, कोई काम नहीं, बस ऐसे ही मिलने आ गया। अच्छा, वैसे बेटा आज दिन भर भाग दौड़ में लगा रहा, कुछ आराम किया कि नहीं? हाँ आराम तो रोज़ हो जाता है, लेकिन आपकी सेवा रोज़ रोज़ थोड़ी ना कर सकता हूँ। अरे सेवा कैसी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर दोपहर में पैर दर्द की शिकायत कौन कर रहा था? अरे वो तो यूँ ही, अब बस थोड़ा बहुत दर्द तो बढ़ती उम्र के साथ लगा रहता है बेटा। अच्छा, तो फिर मैं ज़रा अपने हाथों का जादू आजमा लूँ। विनीता को कुछ समझ में नहीं आया कि उत्तम क्या कह रहा है। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, उत्तम नीचे बैठ गया और उसके पैर अपनी गोद में रख लिए। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? रहने दे बेटा। माँ, जब मैं छोटा था तब आपने मेरी हर चोट पर मरहम लगाया था। अब मेरी बारी है,
आप चुपचाप बैठिए और मज़े लीजिए। विनीता की आंखें भर आई। वो भावुक होकर चुपचाप बैठ गई। उत्तम प्यार से उसके पैर दबाने लगा। बेटा भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे, तेरा हर काम सफल हो। बस माँ, अब मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। थोड़ी देर बाद जब उत्तम उठकर जाने लगा तो उसने देखा कि विनीता का कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। कपड़े इधर उधर थे, तकिए अस्त व्यस्त पड़े थे और सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था। अरे माँ, ये क्या हाल बना रखा है? कमरा तो जैसे किसी युद्ध भूमि में बदल गया हो। अरे बेटा क्या करूं, पैर में दर्द था तो कुछ समेट नहीं पाए। बस इतनी सी बात, आप आराम करिए, मैं अभी 2 मिनट में आपका कमरा चमका देता हूँ। उत्तम ने फौरन कमरा साफ करना शुरू कर दिया। इधर उधर पड़े कपड़े समेटे, तकिए सही किए, सामान सही तरीके से रखा और ज़रा सी देर में पूरा कमरा चमकने लगा। आनंद भी आकर ये सब देख रहा था। अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। सच में ऐसा बेटा भगवान हर किसी को दे। बस बस माँ, इतनी तारीफ मत करो वरना हवा में उड़ने लगूंगा। तीनों हंस पड़े। थोड़ी देर में उत्तम अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह विनीता ने उत्तम को बुलाया और एक बड़ी खबर सुनाई। बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। क्या, मेरे लिए? हाँ, लड़की का नाम अंजलि है, बहुत सुंदर और सुलझी हुई है। तुझसे एक बार मिलवा दूँ? उत्तम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन माँ की पसंद पर उसे पूरा भरोसा था। अच्छा, मिल लेता हूँ माँ। उसी शाम अंजलि का परिवार मिलने आया। अंजलि बेहद खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी। जब उत्तम और अंजलि को अकेले में बात करने का मौका दिया गया तो दोनों में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। आप बहुत शांत लगते हैं, हमेशा ऐसे ही रहते हैं क्या? शांत तो नहीं, लेकिन हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बातचीत के बाद रिश्ता पक्का हो गया और फिर कुछ ही महीनों में शादी भी हो गई। शादी के दिन मंडप में उत्तम ने अंजलि का हाथ थामकर एक वादा किया। अंजलि, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। और मैं भी वादा करती हूँ कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। शादी विधिवत तरीके से संपन्न हो गई। शादी के बाद पूरा परिवार खुश था। अंजलि ने अपनी मीठी मुस्कान और अच्छे स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया था। बहू, तू तो लक्ष्मी बनकर आई है। लक्ष्मी। बिल्कुल, मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है। मेरी देवरानी तो बहुत खूबसूरत है। वाह भाई वाह। थैंक यू। एक रात जब उत्तम और अंजलि अपने कमरे में बैठे थे तो अंजलि ने कहा, उफ, बहुत थक गई हूँ, अब सो जाती हूँ वरना पैरों का दर्द और बढ़ जाएगा। क्या? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है? रुको, मैं दबा देता हूँ। ये सुनकर अंजलि जैसे हड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं, आप मेरे पति हैं। पति परमेश्वर होता है। परमेश्वर बाद में, पहले पति जीवन साथी होता है और जीवन साथी का फर्ज है कि वो अपने साथी का हर दर्द कम करे। चलो आराम से लेट जाओ। अंजलि झिझक रही थी, लेकिन उत्तम की जिद के आगे उसकी एक ना चली। वो लेट गई और उत्तम प्यार से उसके पैर दबाने लगा। आप बहुत अलग हो। हर कोई चाहता है कि उसकी पत्नी उसकी सेवा करे, लेकिन आप? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरी तरह सुखी रहे। अंजलि भावुक हो गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। दोनों प्यार भरी बातों में खो गए। घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन राजन अभी भी घर में इधर उधर मंडरा रहा था। अचानक वो जब उत्तम और अंजलि के कमरे के पास से गुजरा तो उसने देखा कि उत्तम अंजलि के पैर दबा रहा था। राजन की आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूँ? उत्तम अंजलि के पैर दबा रहा है। यही सोचते हुए उसने फिर झटपट अपना मोबाइल निकाला और उत्तम की फ़ोटो खींच ली। इस नज़ारे को देख देख कर उसकी हंसी छूटी जा रही थी। अब मज़ा आएगा। वो भागकर अपनी पत्नी पूनम के पास पहुंचा। ओए सुन पूनम, तुझे कुछ दिखाऊं क्या? क्या हुआ? फिर से कोई बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये देख, ज़रा अपनी आंखों से देख, तेरे देवर जी किस हाल में है। क्या है, हटो ना, मुझे सोने दो। राजन ने मोबाइल स्क्रीन पूनम के आगे कर दी। फोटो देखते ही पूनम उठ बैठी। हे राम, ये क्या कर रहे हैं देवर जी? अपनी बीवी के पैर दबा रहे हैं। हाँ जी, पैर दबा रहे हैं। तो इसे प्यार कहेगी या गुलामी? मुझे देवर जी से ये उम्मीद नहीं थी। हद कर दी इन्होंने। और ये कैसी लड़की है जो अपने पति से पैर दबा रही है? इसे शर्म भी नहीं आती? अभी तो मज़ा देख। ये तस्वीर अगर माँ और पिताजी को दिखा दूँ तो घर में भूचाल आ जाएगा। चलो ना, दिखाते हैं। राजन और पूनम फौरन विनीता और आनंद के कमरे में पहुंचे और उनको वो फोटो दिखाई। हे भगवान, ये उत्तम की मति मारी गई है क्या? ये क्या कर रहा है लड़का? मैं तो कल तक अंजलि को बड़ा अच्छा समझती थी, ये इसने क्या किया? छी 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 छी।
ये सब बातें सुबह में करना, अभी सोने दो। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। राजन और पूनम हंसते हुए अपने कमरे में लौट गए। अगली सुबह जब घर में सब जागे तो देखा उत्तम चाय बना रहा था। तभी राजन वहां आया और तेज आवाज में बोला, अरे वाह, आजकल के पति भी बड़े लायक हो गए। कभी पत्नी के पैर दबाते हैं, कभी उसके लिए चाय बनाते हैं। उत्तम, ये क्या हो रहा है? तू चाय क्यों बना रहा है? माँ, वो अंजलि की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। हाय रे, ये देखो अब तो बीमार होने का बहाना भी आ गया। बिल्कुल सही कहा राजन जी। घर में हमें एक नया लैला मजनू का जोड़ा देखने को मिल रहा है। अबे तू पति है कि घर का नौकर? उत्तम ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपना काम करता रहा। लेकिन अंजलि को ये बातें अच्छी नहीं लगी। नई बहू होने के नाते वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। कुछ दिन बाद घर में कुछ मेहमान आए। बातों बातों में एक मेहमान ने अंजलि से पानी मांगा। अंजलि रसोई की ओर बढ़ी थी कि राजन को फिर से मौका मिल गया। अरे अरे, आप अंजलि से क्यों कह रहे हैं? आपको अगर पानी चाहिए तो सीधे उत्तम से कहिए, वही तो इस घर में सबका सेवक है। सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। अंजलि का चेहरा उतर गया। राजन भैया, आप बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर मेरे पति मेरी मदद करते हैं तो इसमें गलत क्या है? अरे वाह जी, देखो देखो, अब तो देवरानी जी गुस्से में आ गई। उत्तम, जाओ भाई पानी ले आओ, मेहमान वेट कर रहे हैं। अब तक उत्तम चुप था, लेकिन अंजलि रोने लगी और उठकर कमरे में चली गई। इसी तरह रात को विनीता ने अंजलि से गुड़ वाली चाय बनाने को कहा। बस राजन को फिर से मौका मिल गया। अरे माँ, आप बहू से क्यों कह रही हैं? सीधा उत्तम से कहिए, वो तो पहले से ही चाय बनाने का एक्सपर्ट बन गया है। बिल्कुल सही। जोरू से क्यों काम कहना जब जोरू का गुलाम मौजूद हो। अब उत्तम से रहा नहीं गया। बस बहुत हुआ। क्यों मुझे जोरू का गुलाम कह रहे हो? अपनी पत्नी की मदद करना गलत है क्या? भाई, औरतों के काम औरत करें, मर्दों के काम मर्द, ये नियम बना रखा है। तो तुम ऑफिस से आकर सोफे पर पड़े रहते हो और पूनम अकेले घर का काम करती है, ये सही है? हमने ऐसे ही जिंदगी गुजार ली तो तुम्हें भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। अरे वाह, तो जो गलत परंपराएं चली आ रही है उन्हें ही मानते रहे। बेटा, कुछ भी कहो, लेकिन पति को पत्नी के पैर दबाने की जरूरत तो नहीं होती। कितना बिगाड़ेगा बीवी को? इसे बिगाड़ना नहीं कहते, साथ देना कहते हैं। वाह वाह भाई वाह, क्या साथ दिया है, मजा आ गया। क्या चल रहा है यहाँ? कब से देख रहा हूँ बकवास करे जा रहे हो सब लोग। अंजलि, तुम जाकर चाय बनाओ और बाकी सब लोग अपना अपना काम करो। फालतू की बकवास नहीं होगी अब इस घर में। आनंद के चिल्लाने से सब लोग झिझक गए और अपने अपने काम में लग गए। लेकिन राजन उत्तम का पीछा छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से एक चीज़ मिली थी जिसके लिए वो उसे नीचा दिखा सकता था। अगले दिन उनका पड़ोसी मदन उनके घर आया। उत्तम ने मुस्कुराकर उसे बिठाया और पानी दिया। दोनों गप्पे मारने लगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी मदन अचानक से बोला, अरे भैया, मैंने सुना है तू तो जोरू का गुलाम बन गया रे। उत्तम के चेहरे का रंग बदल गया, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये तुझे किसने कह दिया? अरे तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभी और तुम्हारा भाई तीनों ही कह रहे थे तू दिन भर अपनी बीवी के पीछे पीछे घूमता है, उसके काम करता है और वो महारानी ऐश करती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपनी पत्नी का साथ देता हूँ और पता नहीं मेरे घर वालों को इसमें क्या परेशानी हो रही है। लेकिन आज तुझसे ये सब सुनकर मुझे सच में बहुत दुख हुआ। भैया, मेरी बला से मेरा क्या जाता है, मैं तो बताने आया था। मदन थोड़ी देर रुककर चला गया। उत्तम सोच ही रहा था कि घर वालों से बात करनी पड़ेगी। तभी अंजलि के घर वाले आ पहुंचे। सब अच्छे से बैठकर बातें करने लगे, मगर विनीता कब तक चुप रहने वाली थी। उसने अंजलि की माँ से बोल ही दिया, आपकी बेटी ने तो मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बना ही दिया। खुद कुछ करती नहीं, बस मेरे बेटे से करवा लेती है। अंजलि चौंक गई। उसकी माँ भी घबरा गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपनी मर्जी से करते हैं। मैंने कभी उनसे कुछ करने को नहीं कहा। अरे अब तू क्या बोलेगी? महारानी की तरफ पैर दबाने वाली अपने खिलाफ कुछ बोलेगी क्या? हाँ भाई, देखो हमारे पति तो राजा महाराजा की तरह रहते हैं और तुम्हारे पति बेचारे तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं। ये सुनते ही उत्तम का खून खौल गया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब वो और नहीं सह सकता था। वो चिल्लाया, बस बहुत हो गया, अब आप लोगों की बकवास और नहीं सुनूंगा। पूरा घर चौंक गया। आनंद ने घबराकर बेटे को देखा, लेकिन उत्तम अब रुकने वाला नहीं था। माँ, शादी से पहले जब मैं आपका हर काम करता था तब मैं गुलाम नहीं था, पर अब जब मैं अपनी पत्नी का साथ दे रहा हूं तो मैं जोरू का गुलाम बन गया। वाह! अरे बात को क्यों बढ़ा रहा है तू? बात को मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, आप सबने बात बना रखी है।
जब तुम अपनी पत्नी के लिए गाड़ी चला सकते हो, शॉपिंग करवा सकते हो, जब वो बीमार होती है तो उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो, तो क्या तुम जोरू के गुलाम कहलाते हो? राजन चुप था। पूनम और विनीता एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। और माँ, जब आप पापा के लिए चाय बनाती थी, खाना बनाती थी, उनके कपड़े संभालती थी, तब क्या कोई कहता था कि आप उनकी गुलाम है? नहीं ना। तो फिर जब एक पति अपनी पत्नी का साथ देता है तो वो जोरू का गुलाम क्यों? विनीता को अब बात समझ में आ रही थी। उसने धीरे धीरे सिर झुका लिया। आज के बाद अगर किसी ने इस घर में ये शब्द दोबारा कहा तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर बैठकर करते रहना अपनी गपशप। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आनंद ने उत्तम के कंधे पर हाथ रखा और अपना समर्थन दिया। उत्तम बिल्कुल सही कह रहा है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम लोग बकवास किए जा रहे हो उसके खिलाफ। बेटा, हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई। पूनम ने धीरे धीरे सिर हिलाया और राजन को कूहनी मारी। ठीक है भाई, हम भी माफ़ी मांग लेते हैं। मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार और सहयोग चाहिए। आप मेरे अपने हो और आप लोग ही ऐसी बातें करोगे तो कैसे चलेगा? सही बात है। अच्छा है, अब कम से कम घर में शांति रहेगी। उस दिन के बाद घर में किसी ने उत्तम को जोरू का गुलाम नहीं कहा। लेकिन हाँ, कभी कभी जब वो अंजलि की मदद करता था तो राजन हल्की फुल्की हंसी ज़रूर मार देता था। मगर अब वो भी समझ चुका था कि पत्नी की मदद करना गुलामी नहीं, बल्कि एक सच्चे पति का कर्तव्य होता है। हर रिश्ते में बराबरी हो तभी तो वो रिश्ता मजबूत होता है।